नमस्कार दोस्तों। आज से हम संविधान के बारे में बात करेंगे, राज्य व्यवस्था के बारे में बात करेंगे और एक एक करके जितने भी टॉपिक जीएस के हैं, मैथ, रीजनिंग, सीसेट के हैं, सारे हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। उन सब पे हम बात करेंगे और उन्हीं टॉपिकों के बारे में बात करेंगे जहाँ से प्रश्न आते हैं। इसका मतलब ये है कि हाई यील्ड जो टॉपिक हैं, जिससे हम अधिक से अधिक यील्ड प्राप्त कर सकें, अधिक से अधिक मार्क्स प्राप्त कर सकें, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले संविधान का विकास किस प्रकार से हुआ उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम प्रेम्बल के बारे में बात करेंगे। एक एक करके सारे टॉपिक के हम कवर करते हुए जाएंगे। अब इसमें क्या होगा कि भारतीय संविधान का विकास किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से अधिनियम आए, किस प्रकार से नियम आए, उसके बारे में बात करने वाले हैं। संविधान का विकास का तात्पर्य है कि हमारे देश में ब्रिटिश रूल के दौरान कंपनी शासन था और उसी कंपनी शासन को क्राउन शासन में परिवर्तित कर दिया गया। कंपनी शासन मतलब कि 1773 से 1858 तक, और क्राउन का शासन मतलब कि 1858 से लेकर 1957 तक। इन्हीं दो शासनों के मध्य जितने भी अधिनियम आए, उन्हीं अधिनियमों के विकास क्रम के द्वारा हमारे संविधान की रूपरेखा रखी और हमारे देश सेनानियों के द्वारा जो विचार प्रस्तुत किए गए, उन विचारों को शामिल किया गया। इन्हीं सभी रूपों का मिला जुला रूप हमारे देश के संविधान का निर्माण होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी का शासन। अगर कंपनी के शासन बात करेंगे, 1773 से 1858 तक रहा। क्राउन का शासन 1858 से 1947 तक रहा। अच्छा, ये टॉपिक से प्रश्न आते हैं, आप किसी भी एग्जाम में उठा के देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम कंपनी के शासन को पढ़ेंगे। कंपनी के शासन में जो पहला एक्ट आता है, रेगुलेटिंग एक्ट 1973। इसके पीछे की कहानी आप सबको पता है। प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में। उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ और बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि की गई 1965 में, जिससे ब्रिटिश सरकार को ब्रिटिश जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको दीवानी अधिकार दिए गए शाह आलम के द्वारा। तो वो राजस्व एकत्रित करने लगे। अब राजस्व एकत्रित करने लगे तो कंपनी के जो अधिकारी और कर्मचारी थे वो निजी व्यापार करने लगे, जिससे कंपनी में भ्रष्टाचार बढ़ने लगा। तो ब्रिटिश सरकार ने ये सोचा क्यों ना हम इसको रेगुलेट करें और जिससे राजस्व का कुछ हिस्सा हमको भी मिले, और इसी के मद्देनजर रखते हुए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया। और इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा पहले बंगाल के गवर्नर का पद हुआ करता था, उसको गवर्नर जनरल बोला गया। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तो यही है। पद जो बंगाल के गवर्नर हुआ करता था उसको गवर्नर जनरल कहा गया। उसके बाद जो पहले गवर्नर जनरल बंगाल के थे उनका नाम था वारेन हास्टिंग। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसने केंद्रीय प्रशासन को बढ़ावा दिया, मतलब कि जो बॉम्बे और मद्रास की जो बॉम्बे और मद्रास के जो क्षेत्र थे उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अंतर्गत रखा गया और इनको पर्यवेक्षण का अधिकार दिया गया। मतलब कि विधायी शक्तियां किसके अंतर्गत रखी गई? बंगाल के गवर्नर जनरल के अंतर्गत। ठीक है, इसके अंतर्गत एक बात और कही गई कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के जो सदस्य हैं वो भारत में राजस्व मामले, सैन्य मामले और प्रशासन मामले, इन तीनों मामलों को ये अनिवार्य रूप से रिपोर्ट करेंगे ब्रिटिश को। ठीक है, अनिवार्य किया गया कि राजस्व, सैन्य और प्रशासन संबंधी मामले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ब्रिटिश सरकार को रिपोर्ट करेंगे अनिवार्य रूप से। ठीक है, इसमें कहा गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में हुई और इसके जो पहले न्यायाधीश थे उनका नाम था एलिजा इम्पे।
इस बात को ध्यान रखेंगे। जैसा कि हमने बताया कि निजी व्यापार कंपनी के कर्मचारी अधिकारी निजी व्यापार को बढ़ावा दे रहे थे, तो इस एक्ट के तहत निजी व्यापार पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। तो एक कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के। पीट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया गया। इसके बाद जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कमियां थी, उस कमियों को दूर करने के लिए पीट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया गया। इसमें दोहरी शासन व्यवस्था लागू की गई, मतलब कि द्वैत शासन की प्रणाली लागू की गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पहले से था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वाणिज्य के जो कार्य थे कंपनी के उनको देखता था, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर राजनीतिक कार्यों को देखता था। मतलब कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पावर को बढ़ाया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी पे कंट्रोल को और बढ़ाया गया। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक, मतलब कि राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को क्या किया गया, अलग अलग किया गया। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत जो क्षेत्र थे उनको ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र घोषित किया गया। ये पीट्स इंडिया एक्ट 1784 में इन 2-3 बातों को कहा गया। ठीक है। इसके बाद मैं बताऊं तो चार्टर एक्ट 1813 लाया गया। इसने कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार को, मतलब कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसके व्यापारिक एक अधिकार था। अब धीरे धीरे क्या हो रहा था, औद्योगिक क्रांति की बात हो रही थी, मुक्त व्यापार की बात हो रही थी, तो धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार जो मोनोपोली थी उसको खत्म करने का प्रयास किया गया। केवल चाय, भारत के साथ चाय और चाइना के साथ अफीम के व्यापार को छोड़कर कंपनी की जो मोनोपोली थी उसको खत्म करने का प्रयास किया गया, मतलब कि खत्म ही कर दिया गया। और भारत में भारतीयों को शिक्षा बढ़ावा देने के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। ठीक है, कि भारत शिक्षित हों, ये सब झूठी बातें थी। प्रावधान किया गया लेकिन इसका यूटिलाइज नहीं हुआ। इसके बाद चार्टर एक्ट 1833 आया। इसको सेंट हेलेना एक्ट भी बोलते हैं। जो चीन के साथ अफीम के साथ व्यापार पर एक अधिकार था 1813 के एक्ट में, और चाय के साथ भारत के साथ एक अधिकार बचा हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसका पूर्ण व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब कोई भी भारत में आ सकता है, जमीन खरीद सकता है, व्यापार कर सकता है, मतलब कि मुक्त व्यापार की बात की गई। और इसी का एक कारण था कि ब्रिटिश में औद्योगिक क्रांति का दौर चल रहा था। इसका कारण क्या था कि ब्रिटिश में औद्योगिक क्रांति चल रही थी इस दौरान। बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बोला गया, और पहले गवर्नर जनरल भारत के कौन हुए, विलियम बेंटिक हुए। विधि आयोग मैकाले के अधीन, लॉर्ड मैकाले के अधीन गठन किया गया। सिविल सेवा की खुली प्रतियोगिता की बात की गई लेकिन ये प्रयास असफल रहा। बॉम्बे और मद्रास की विधायी शक्तियों को अब वापस कर दिया गया। पहले बंगाल के अधीन थी, अब उनको वापस कर दिया गया। चार्टर एक्ट 1853 आया। इसमें गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग किया गया। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि संसदीय व्यवस्था को बढ़ावा मिला। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि किस एक्ट के तहत भारत में पहली बार संसदीय व्यवस्था को बढ़ावा मिला, तो आप आंसर देंगे चार्टर एक्ट 1853। केंद्रीय विधान परिषद में पहली बार स्थानीय प्रतिनिधित्व की बात की गई। सिविल सेवा में भारतीयों को संविदा, मतलब कि प्रसंविदा के आधार पर शामिल करने की बात की गई। ठीक है, तो ये जो एक्ट थे, इस एक्टों के तहत जो भारत पे शासन रहा उनको हम बोलते हैं कंपनी का शासन। फिर 1858 की क्रांति हुई, उसके बाद 1858 का एक्ट हुआ।
फिर डायरेक्टली जो ब्रिटिश सरकार थी भारत पर नियंत्रण स्थापित हुआ, उसके बाद हम बोलते हैं क्राउन का शासन। तो 1858 से लेकर 1857 तक जितने भी एक्ट आए उनको हम क्राउन के शासन के अंतर्गत रखते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। इनमें काफ़ी महत्वपूर्ण एक्ट हैं, तो आज के डिस्कशन में हम इतना ही करेंगे, ठीक है। अगले डिस्कशन में हम जो क्राउन का शासन है, कुछ महत्वपूर्ण जो एक्ट हैं, जैसे कि 1909 का एक्ट है, 1919 का एक्ट है, ठीक है, 1935 का एक्ट है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण एक्ट है, इनके बारे में हम, और 1861 का एक्ट है और 1858 का एक्ट है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण एक्ट है, इनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपके कोई डाउट हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।